बच्चों देखिए, मैंने बहुत सारे आपके सामने ग्राफ बनाए हुए हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं आपके सामने ये अपना पहले से चित्र बना के रखे हैं ताकि समय कम लगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे जो है आपको इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स का सामना करना पड़ेगा। आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, दो चरों के बीच संबंध बताना पड़ेगा। तो आप अगर पहले से जाने रहेंगे कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो चित्र को देखते ही आप दोनों जो एक्सिस पे जो वेरिएबल्स दिए गए, चर दिए गए, इकोनॉमिक वेरिएबल दिए गए, आप उन्हें आसानी से उनके बीच संबंध जान लेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। हमने आज का टॉपिक दिया ग्राफ तथा अर्थशास्त्र में विभिन्न वक्रों के प्रकार तथा विशेषताएं। तो बच्चों, गणित में या किसी भी उस पे ग्राफ क्या होता है, एक एक्सिस होता है। एक्सिस में ये मूल बिंदु होता है जिसे O कहते हैं, और उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट को पॉजिटिव क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें दोनों जो चर होते हैं ये भी धनात्मक अक्ष होता है, और इसमें जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होती है उनको जिस बिंदु द्वारा दिखाया जाता है उसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स रखा जाता है, उसे एब्सिसा कहते हैं, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट रखा जाता है वाई कहते हैं, उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, इसमें एक्स और वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है दूसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू माइनस माइनस होती है, मतलब ऋणात्मक। इसके एक्स के जो चर है वो भी ऋणात्मक है, वाई चर वो भी वाई भी ऋणात्मक है। जो चौथा क्वाड्रेंट होता है वो, उसमें जो एक्स चर होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू रखी जाएंगी एक्स की, जो भी बिंदु से दर्शाएगा, और वाई की नेगेटिव वैल्यू इसमें रखी जाती है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में हमें जो ज्यादा जरूरत पड़ती है वो हमें पहले क्वाड्रेंट की पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं चरों के प्रकार। चरों जो हम क्या करते हैं किसी भी ग्राफ पर, जैसे ये एक क्वाड्रेंट है, इस पे हम 2 ही चर रख सकते हैं, एक एक्स चर और एक वाई चर, यानी 2 चरों के बीच ही संबंध को दिखा सकते हैं। तो इस आधार पे संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बच्चों। ठीक है, जब एक्स के बढ़ने पर वाई घटे और एक्स के घटने पर वाई बढ़े। एक्स के बढ़ने पर वाई, जब एक्स के बढ़ने पर वाई घटे और एक्स के घटने पर वाई बढ़े। ठीक है, तो इस संबंध को कहते हैं ऋणात्मक संबंध, विलोम संबंध। ठीक है, ये पहला संबंध हमारा ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, जब एक के बढ़ने पर दूसरा चर घटे और एक के घटने पर दूसरा चर बढ़े तो उनके बीच संबंध कैसा होगा? ऋणात्मक। दूसरा पॉइंट, धनात्मक संबंध कब कहलाएगा? जब एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ जाए और एक के घटने पर दूसरा घट जाए। अच्छा, पहले ऋणात्मक का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें कीमत और मांग के बीच संबंध। कीमत एक्स है और मांग वाई है, तो जब कीमत के घटने पर मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। तो सबसे पहला ऋणात्मक का सही उदाहरण क्या होगा? ऋणात्मक संबंध का कीमत और मांग के बीच संबंध। दूसरा देखिए, जब एक्स के बढ़ने पर, धनात्मक संबंध कब कहलाएगा? जब एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ जाए और एक्स के घटने पर वाई घट जाए। जब एक चर के बढ़ने पर दूसरा बढ़ जाए और एक के घटने पर दूसरा घट जाए, तो इन दोनों चरों के बीच संबंध कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसका उदाहरण है कीमत और पूर्ति का। कीमत के बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, उत्पादक ज्यादा उत्पादन करते हैं, और कीमत के घटने पर वस्तु की पूर्ति घट जाती है। ठीक है, या आय और सेविंग का। आय के बढ़ने पर बचत बढ़ जाती है और आय के घटने पर बचत घट जाती है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं धनात्मक संबंध पे। तीसरा संबंध होता है जिसे शून्य संबंध कहते हैं, जब दोनों चरों के बीच
कोई संबंध ना हो, जब एक के बढ़ने घटने का दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब x के घटने बढ़ने का y पर कोई प्रभाव ना पड़े तो संबंध क्या होगा, शून्य होते हैं। ठीक है। अब धनात्मक संबंध के भी हम 3 प्रकार देखते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं स्थिर दर से बढ़ना। देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरा तो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर क्या है? बढ़ने की दर ढाल द्वारा प्रकट होती है, जिसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जैसे हमने उत्पादन संभावना वाले चैप्टर में देखा, ढाल के द्वारा। इसमें देखिए, इसमें कोई भी स्पर्श रेखा डालेंगे, ढाल क्या है, स्थिर है, हर बिंदुओं पर स्थिर है। डेल्टा वाई बाई यानी एक्स कितना बढ़ा वो डेल्टा एक्स कहलाता है। एक्स के बढ़ने पर वाई कितना बढ़ा वो डेल्टा वाई कहलाता है। देखिए एक्स कितना बढ़ा, 0 से बढ़ के 1 हुआ, तो डेल्टा एक्स कितना हुआ, 1, और डेल्टा वाई कितना हुआ, 10 से बढ़ के 20 हुआ, तो डेल्टा वाई कितना हुआ, 10। तो हर एक स्तर पे 10/1 10 ढाल क्या है, स्थिर है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्थिर दर से बढ़ना। इस स्थिति में चित्र जो है सीधी रेखा के रूप में बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है। अब आते हैं, ये है स्थिर दर से बढ़ना। क्या है? स्थिर दर से बढ़ना। दूसरा चित्र है बढ़ती हुई दर से बढ़ना। जब इसमें भी यही हो रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर क्या है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने की दर पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3, एक्स एक बढ़ रहा है, उसके कारण वाई कितना बढ़ रहा है, पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। इसको कहते हैं ढाल। ढाल क्या होता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। देखिए ढाल, अगर हम स्पर्श रेखा डालें तो पहले ढाल कम था इस रेखा का, अब ढाल ज्यादा हुआ, अब ढाल और ज्यादा हुआ, तो यानी ढाल बढ़ता चला जाता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में वक्र बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ तो होता है, लेकिन उसे बढ़ने की दर क्या होती है, तीव्र होती है, बहुत मतलब। अब तीसरा है घटती हुई दर से बढ़ना। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ तो रहा है, लेकिन ये घटती हुई दर से, पहले 4 बढ़ा, फिर एक्स कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, लेकिन वाई उस अनुपात में घटती हुई दर से बढ़ रहा है, पहले 4 बढ़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है। इसको कहते हैं घटती हुई दर से बढ़ना। तो आप तीनों चित्र देख लें। पहला है स्थिर दर से बढ़ना, फिर बढ़ती हुई दर से बढ़ना, और फिर घटती हुई दर से बढ़ना। इसी तरह ऋणात्मक संबंध भी 3 प्रकार के होंगे। पहले स्थिर दर से घटना। देखिए इसमें स्थिर दर से घट रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ऋणात्मक आ रही है, माइनस आ रही है, 1 बढ़ रहा है। देखिए एक्स तो पॉजिटिव बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, लेकिन वाई क्या हुआ, घट रहा है। 1 के बढ़ने पर दूसरा चर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो संबंध क्या है, ऋणात्मक है, समझ गए। लेकिन घटने की दर क्या है, स्थिर है। 1 घट रहा है, तो ये देखिए 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, तो 2 तो मतलब घटने की दर क्या है, स्थिर है। तो इसको कहते हैं, इस स्थिति में रेखा चित्र कैसा बनेगा, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ स्थिर ढाल वाला बनेगा। इसका ढाल क्या है, सीधी रेखा के रूप में बढ़ेगा। हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं, इसको कहते हैं रैखिक वक्र। ये क्या है, रैखिक, और ये दोनों कहलाते हैं गैर रैखिक। ठीक है। इसी तरह ये ऋणात्मक में ये रैखिक है, ये दोनों क्या है, गैर रैखिक है। ठीक है। अब ऋणात्मक संबंध का दूसरा भाग बढ़ती हुई दर से घटना। हमने जैसे उत्पादन संभावना वक्र में देखा था, एक्स के बढ़ने पर वाई की जो घटने की दर है बढ़ती जा रही है। ठीक है। पहले 1 घटा, एक्स के बढ़ने पर वाई 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, मतलब एक्स तो बढ़ रहा है 1, लेकिन उसके कारण वाई कितना घट रहा है, बढ़ती हुई दर से घट रहा है। तो इसको कहते हैं बढ़ती हुई दर से घटना। देखिए इसमें ढाल हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो ढाल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। इस रेखा का ढाल, जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उसका ढाल क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब देखिए बढ़ती हुई दर से घटने का चित्र ये है। ठीक है। तीसरा घटती हुई दर से घटना। अब इसको कहते हैं घटती हुई दर से घटना कहते हैं। इसमें एक्स के बढ़ने पर वाई घट तो रहा है, लेकिन उसकी दर क्या है, घटती हुई दर से घट रहा। पहले देखिए 10 से 4 हुआ, 4 घटा, फिर 10 से 6 हुआ, 4 घटा, 6 से 3 हुआ, 3 घटा, और फिर 3 से
1 हुआ, 2 घटा, और फिर 1 से 0 हुआ, 1 घटा। जो घटने की दर है वो क्या है, माइनस में है। माइनस में है इसका मतलब ऋणात्मक ढाल वाला होगा। और देखिए घटने की दर क्या है, घटती जा रही है, इसलिए जो वक्र है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ तो होगा, लेकिन क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन हमने मूल अक्ष बताया आपको, ये ओरिजिन कहलाता है। इसमें कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव, नतोदार, ये उन्नतोदार, ठीक है। यानी कि जब बढ़ती हुई दर से घटता है तो वक्र कैसा बनेगा, मूल बिंदु की ओर नतोदार। जब घटती हुई दर से बढ़ता है तो वक्र कैसा बनेगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार, कॉन्वेक्स। ठीक है। अब आते हैं तीसरा संबंध देखने, जिसे कहते हैं शून्य संबंध। जब x के घटने बढ़ने पर y पर कोई प्रभाव ना पड़े, या y के घटने बढ़ने, यहाँ पे क्या है, x बढ़ रहा है लेकिन y क्या है, स्थिर है, y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो जो वक्र x के बढ़ने पर y पर यदि कोई प्रभाव ना पड़े तो वक्र कैसे बनेगा, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर। ऐसी स्थिति में जो ढाल होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, वो क्या होगा, ढाल 0 को किसी चीज से भाग देंगे। देखो डेल्टा y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ऊपर परिवर्तन 0 लिखा हुआ है हमने, तो और 0 को जब हम किसी चीज से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ऐसी स्थिति में ढाल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे y के बढ़ने का x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां डेल्टा y क्या है, डेल्टा y क्या है, 0 है, लेकिन यहां पे डेल्टा x 0 है। क्या है, डेल्टा x क्या है, 0 है। ठीक है। यानी x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, y चाहे जितना घटे बढ़े, x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका ढाल क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x से हम किसी भी वक्र के ढाल को दिखाते हैं, यानी कि x में परिवर्तन के कारण y में जो परिवर्तन हो रहा है तो इसको ढाल कहते हैं। ऐसी स्थिति में ढाल क्या है, अनंत, क्योंकि आप 0 से, डेल्टा x क्या है, 0 से किसी को भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ऐसी स्थिति में ढाल अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी। तो समझ गए बच्चों, जब x में परिवर्तन का y पर प्रभाव ना पड़े तो जो हमारा वक्र है x अक्ष के समानांतर बनता है, सीधी रेखा के रूप में, जिसका ढाल क्या होता है, 0 होता है। जब y के घटने बढ़ने का x पर कोई प्रभाव ना पड़े, x चर पर, तो ऐसी स्थिति में ढाल अनंत होता है। ठीक है। और वक्र y अक्ष के समानांतर होता है, यानी सीधी रेखा के रूप में। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये इतने प्रकार के वक्र हैं। मैं इनका एक चित्र आपको भेज देता हूं ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ लें। मैं एक चित्र सीधा खींच लूं ताकि आपको ये पूरी फिगर जो है समझने में मदद करेगा। ठीक है। अब जो है आप औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का चित्र बनाएंगे हम। ठीक है बच्चों, 14 मिनट का हो